नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। कल हमारी एसटीएफ का स्थापना दिवस था और मैंने कल ही कम्युनिटी पर ये पोस्ट भी लिखी थी कि 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश के एसटीएफ की स्थापना हुई थी। मैं बहुत बार बता भी चुका हूं कि देश में पहली बार एक अपराधी के लिए, एक और सिर्फ एक अपराधी के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई गई थी जिसे एसटीएफ कहा गया। कुल 17 लोगों से, जिसमें ड्राइवर, जिसमें कमांडो, जिसमें अधिकारी, सब शामिल थे। 17 लोगों से इस यूनिट की शुरुआत हुई थी। श्री अजय राज शर्मा साहब, जो उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, और श्री अरुण कुमार साहब, जो एसएसपी लखनऊ से तुरंत हटे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्येंद्र वीर सिंह, और बाद में तो 3-4 लोग और शामिल हुए, लेकिन कुल 17 लोगों से इस यूनिट की शुरुआत हुई थी। और आज एसटीएफ ने अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ रखे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं ऐसी एसटीएफ का संस्थापक सदस्य रहा हूं। इस पोस्ट के बाद बहुत ढेर सारे मेरे सुधी श्रोताओं ने इस संबंध में बधाइयाँ दी, व्यक्तिगत बधाई भी दी और सामूहिक बधाई भी सभी एसटीएफ के कर्मियों को दी थी। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के वाक़ये पर आइए। आज का राज्य है छत्तीसगढ़। अपराध हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल का है। तारीख थी 29 अप्रैल 2024। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक गांव है जामसरार कला। जामसरार कला में 29 अप्रैल 2024 को सुबह 6:30 बजे श्री सुनील कुमार वैष्णव के पंप हाउस पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। बिल्कुल चारों तरफ दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक इस धमाके का शोर सुनाई पड़ा। लोगों को लगा, ये चूंकि नक्सली प्रभावित इलाके हैं उधर के, सभी अपने घरों के बाहर आ गए कि ऐसा तो नहीं कि सवेरे सवेरे नक्सल या वामपंथी विचारधारा के लोगों ने किसी वजह से इस गांव पर आक्रमण किया हो। थोड़ी देर तक जब कोई नहीं दिखा तो लोग उस तरफ भागे जहां पर यह धमाका सुनाई दिया था। वहां जाकर देखा कि सुनील कुमार वैष्णव के पंप हाउस पर उनका नौकर नरेश कुमार, उसकी बॉडी, छत विछत बॉडी, पंप हाउस से 26 फुट की दूरी पर पड़ा हुआ था। आप इससे अंदाज लगा लें कि किस कदर भयानक धमाका रहा होगा। पुलिस पहुंची, सारे स्क्वाड पहुंचे। पुलिस का एंगल वही था कि हो न हो इसमें कहीं नक्सलियों का हाथ लगता है। वहां जाकर फिर बॉडी को, उसका पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी फोर्स आ गई, रिजर्व फोर्स जो छत्तीसगढ़ राज्य की है वो भी आ गई, स्थानीय बल आ गए, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी आ गए, बम डिस्पोजल स्क्वाड्स भी आ गए। सारी चीज़ें इकट्ठा की गई कि ऐसा तो नहीं है कि लोग जब यहाँ इकट्ठा हों उसके तुरंत बाद दूसरा भी विस्फोट कर दिया जाए, क्योंकि उस समय तक विस्फोट के पीछे का कारण नहीं पता था। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और एंगल वही ढूंढा कि इसके पहले आसपास कहाँ कहाँ नक्सलियों ने पुलिस के वाहन, अर्धसैनिक बलों के वाहन, या आने जाने वालों में जो उनके विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनके वाहन पर सामान्य रूप से ये सड़क के किनारे ये टाइमर और एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाकर और उसे कहीं से उसको कनेक्ट करते हैं, ब्लास्ट होता है,
कई फीट गहरा गड्ढा हो जाता है और जाने जाती हैं। पंप हाउस में भी जहां ये ब्लास्ट हुआ था करीब 3.5 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था और ये सुनील कुमार वैष्णव का जो परिवार था इसका नक्सलियों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था किसी तरह का, क्योंकि बाकी चीज़ें कुछ तो पुलिस की रिकॉर्ड में होती हैं, कुछ पुलिस अपने सूत्रों से पता कर लेती है। पुलिस को कहीं से भी ये पता नहीं लगा कि नक्सली गतिविधि में कभी सुनील कुमार वैष्णव या उसका परिवार रहा भी हो। 3-4 दिन इसमें जो आसपास जो खोजबीन हुई उसमें 3-4 दिन नहीं लगे। उसी दिन 29 तारीख को 6:30 बजे ये सारी फोर्स आई थी। रात में पुलिस के जो सादे में जवान होते हैं उन्होंने जब खोजबीन की तो उन्होंने थाने को ये बताया कि नक्सलियों का या नक्सलियों के जो एक्सपर्ट हैं ब्लास्ट के, उनके बजाय गांव में एक व्यक्ति है जिसने अपने हाथ में गुदा रखा है कि मेरा जानी दुश्मन वैष्णव परिवार। बड़ी अजीब सी बात थी। नाम उसका बताया गया कि उसका नाम कुमान कंबर है। उसको बुलवाकर उससे पूछताछ की जाए तो वो इस पर रोशनी डाल सकता है कि किसने ये काम किया है। कुमान कंबर इलेक्ट्रीशियन था और बिजली विभाग में मिस्त्री था। पुलिस ले आई तो उसने अपने तमाम किस्से कहानी बताया कि नहीं साहब, वो एक बार पैसा नहीं दिया था, कनेक्शन लगवाया था, इसलिए मैं उनसे, और पैसा भी कितना नहीं दिया था, 500 रुपये नहीं दिया था, इसलिए मैं इस परिवार से मैं घृणा करता था और इसी घृणा की वजह से मैंने अपने हाथ में ये गुदवा लिया था कि वैष्णव परिवार मेरा जानी दुश्मन है। मतलब जो वैसे वो वर्ड गुदना में जो लिखा था, मेरा जानी दुश्मन पूरा वैष्णव परिवार। पुलिस थोड़ी थोड़ी सी उसकी बात पे कन्विंस हो रही थी, क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि आदमी ऐसा भी कुछ कर सकता है। इतनी प्रिसीजन से, इतने एक्सपर्टाइज से ये काम किया गया है, ज़रूर ये किसी न किसी नक्सली का हाथ होगा। पुलिस ने वही रूटीन में जो पूछताछ होती है उसके उस दिन के दिनचर्या के बारे में पूछना शुरू किया। कल कहाँ थे, कितने बजे आए, सुबह कहाँ थे, कितने बजे निकले। उसने सब बताया कि साहब मैं देर से सो के उठता हूँ, मैं 9 बजे सुबह सो के उठा था, जब बहुत हल्ला हो गया तो मैं भी गया और मुझे ये लग रहा था कि मेरे ऊपर आरोप आएगा, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इतना मतलब जिसे ये कहते हैं गुदाना, यानी एक बार कोई अपने हाथ में गुदा ले तो मरते समय तक वही रहता है। किसी एक परिवार का नाम लिखकर गुदाना यानी उससे बहुत ज़्यादा नफरत होगी कि गुदा लो, सुबह शाम उस पर नज़र पड़ेगी कि हम कहीं डेविएट ना हो जाएं। हमारा जानी दुश्मन यही वैष्णव परिवार है। करीब 3-4 घंटे तक रात में जब बातचीत हुई, पुलिस भी थोड़ा हलाकान हो गई। उसके बाद वही हुआ जो पुलिस करती है या पुलिस को करना चाहिए था। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ। थोड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन जब तमाम वाद्य यंत्र बजाए गए, थोड़ी देर बाद उसने सारी किस्सा कहानी तोते की तरह बता दी। उसने ये बताया कि साहब सुनील वैष्णव परिवार से हमारी पुरानी रंजिश है, वो भी पंचायत चुनाव के लड़ने को लेकर। पंचायत चुनाव के समय भी हमारा इस परिवार से बहुत विवाद हुआ था। ये लोग थोड़ा दबंग हैं और हम इनका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और ये छोटी छोटी बातों पर ये विवाद चलता रहा। लेकिन हम ही दोनों परिवारों के बीच ये विवाद था। हमने कभी इसको सार्वजनिक
नहीं होने दिया। हम भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते थे। कभी टॉन्ट कर देना, कभी बाजार में किसी से कुछ कहलवा देना, इस तरह की ये बातें हुआ करती थीं। तभी से मेरे मन में इनको, इस परिवार को, पूरे परिवार को मारने की साजिश मैंने रचना शुरू किया। धीरे धीरे ये समझ पाया कि न पूरा परिवार इकट्ठा होगा, न हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। पहले इसके जो परिवार का मुखिया है सुनील कुमार वैष्णव, इसी का खात्मा कर दिया जाए। दीपावली में इसने ढेर सारे पटाखे खरीदे। पटाखों का बारूद एक जगह निकाल कर इकट्ठा करता रहा। एक प्लास्टिक के बड़े डिब्बे में वो बारूद इकट्ठा कर लिया। फिर वहाँ से वो अपने उन दोस्तों की तलाश में निकला जो नक्सली गतिविधि में शामिल एक्सपर्ट जो होते थे विस्फोट के, उनसे जो राब्ता रखते हों, जो उनसे बातचीत करते हों या जो उसकी जानकारी रखते हों। फिर धीरे धीरे बातचीत करते करते करी ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और एक छोटे स्तर के कार्यकर्ता से इसकी मुलाकात हो गई और उसने बताया कि किस तरह से भीतर एक टंगस्टन का वायर रख के उसके दो जो तार हैं वो बाहर निकाल लिया जाए और उसको जब भी कंप्लीट होने वाले सर्किट के पैरेलल लगाया जाएगा, जरा सी हीट उसको मिलेगी या करंट मिलेगा, ब्लास्ट कर देगा। कितना ब्लास्ट हो तो कितना नुकसान हो, कितना मटेरियल हो तो कितना नुकसान हो, ज़मीन के नीचे उसे कब कितनी भीतर तक दबाया जा सकता है, ये सब जानकारी धीरे धीरे उसने इकट्ठा कर ली 6 महीने में। फिर उस बम को, वो देशी जुगाड़ को उसने बनाकर अपने घर में रख लिया कि जब मौका मिलेगा, जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ इनके ये एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन सुनील वैष्णव भी मिल जाएंगे तो इनकी कमर टूट जाएगी। उसे धीरे धीरे 1 महीने तक रैकी करने पर उसने सुनील कुमार वैष्णव की रूटीन का पता कर लिया कि ये ठीक 6:30 से 7 के बीच में अपने फार्म हाउस में जाता है और वहाँ पंप को स्टार्ट करता है। जो जिसके घर में पंप है आप सब जानते होंगे कि स्टार्टर होता है, उसमें पुश बटन 2 होते हैं, एक हरे रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है। हरे वाले को दबाने पर 1-2 सेकंड के बाद पंप स्टार्ट हो जाता है, लाल वाले को दबाने पे, पुश बटन को, वो फिर बंद हो जाता है। तो बाकी उसे सब जानकारी थी, इलेक्ट्रीशियन था। कितनी दूर पर खड़े होकर या बैठकर उसको दबाया जाएगा और पंप के किस सर्किट में जोड़ने पर जैसे ही स्टार्ट होगा उसे करंट मिल जाएगा और कब ये डिवाइस एक्सप्लोड कर जाएगी। 28 अप्रैल की रात कुंवर वो 1:30 बजे बेटी को डॉक्टर को दिखाकर लौट रहा था। रास्ता वही था। उसने देखा कि संतोष वैष्णव के, यानी ये जो सुनील कुमार वैष्णव थे, इनके भाई हैं बड़े, संतोष वैष्णव का ही फार्म हाउस कहा जाता है। तो सुनील कुमार वैष्णव के फार्म हाउस की लाइट बंद थी। कोई फार्म हाउस ऐसा नहीं कि वॉल्ड फार्म हाउस था और गेट फांद कर या गेट खोल कर जाना। फार्म हाउस जैसे बड़े बड़े फार्म हाउस इकट्ठा, एक 20 बीघे का चक है, एक छोटी सी झोपड़ी बनी है या छोटा सा कमरा बना लिया, एक पंप लगा दिया, एक आदमी वहाँ रख दिया जो काम धाम देखता था। उसने देखा कि वो लाइट बंद है। उसने पहले अपनी बेटी को घर पहुँचाया, फिर करीब 2:30 बजे वहाँ से घर में तैयार किए हुए उस देशी जुगाड़ बम को लेकर वो फार्म हाउस पहुँचा। मोबाइल की रोशनी में उसने स्टार्टर देख लिया कि सीढ़ी के नीचे ये स्टार्टर लगा हुआ है। सीढ़ी के नीचे ही सब्बल भी उसे मिल गया। सब्बल, खुरपी, गैंता, ये सब जो कृषि यंत्र हैं सामान्य रूप से वहीं रख दिए जाते हैं कि कब फावड़ा, कि कब इसकी ज़रूरत किसी खेती किसानी के काम में लग जाए। उसने देखा कि सीढ़ी के नीचे ही जहाँ वो स्टार्टर लगा है उसी के पास ज़मीन पर एक सब्बल पड़ा हुआ है। उसने फ़ौरन सब्बल से करीब 2.5 फीट का गड्ढा खोदा
और उसके भीतर अपना बनाया हुआ देशी जुगाड़ रख दिया। तार उसका बाहर निकाल लिया और फिर गड्ढे की मिट्टी को भर के उसके ऊपर, आप किसी भी पंप हाउस में देखेंगे तमाम बोरे बोरियां, गंदगी, कुछ सामान वैसा भी, गिलासें, टूटी फूटी थालियां सब वहीं पड़ी रहती हैं। और ज़्यादातर ऐसे पंप हाउस खुले ही रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि उसको कई तालों में बंद करके रखा जाए, क्योंकि पंप स्टार्ट होगा तो सबको पता लग जाएगा। चोरी की गुंजाइश बहुत कम होती है। वहाँ पर जितने ये टाट, बोरे, खाद की बोरियां, इनसे उस जगह को ढक दिया कि कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो उसे ये अंदाज न हो कि ये अभी ताज़ा खोदा हुआ गड्ढा है। जैसे वो बाईं तरफ पड़ा हुआ है तो उसको ला के दाहिनी तरफ जहाँ वो गड्ढा खोदा था उसको ढक दिया और फिर उसे सर्किट में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद घर चला गया, सो गया। अब देखिए, महज इत्तेफाक है कि उस दिन सुनील कुमार वैष्णव के घर में मेहमान आए हुए थे और देर रात तक उनसे बातचीत में वो जगता रहा। देर से सोया और सवेरे 6 बजे चूँकि उसका रूटीन था, जब उसकी आंख खुली तो आलस सा आ जाता है जब कोई बहुत देर से सोता है। उसने अपने उस फार्म हाउस के नौकर नरेश कुमार को फ़ोन किया कि तुम स्टार्टर चला के तुम पंप को चला दो, मैं आधे घंटे बाद आऊँगा। और जैसे ही नरेश कुमार ठीक 6:30 बजे गया, उसने पंप का वो हरा वाला पुश बटन दबाया स्टार्टर का। वैसे ही इतना भीषण ब्लास्ट हुआ कि वो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज की घटना देखिए, ये घटना अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या किसी बड़े मेट्रो शहर में होती तो सबसे पहले दिमाग NIA पर जाता है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी है, या फिर ये ऐसी बात है जिसका पता करना ज़रूरी है कि कहीं कोई टेस्टिंग ग्राउंड तो किसी ने नहीं बनाया। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के रिमोट ज़िले राजनांदगांव, उसका भी एक रिमोट गांव जामसरार कलां, वहाँ पर ये घटना हुई थी। हालांकि ये बेल्ट नक्सली एक्टिविटी का बेल्ट रहा है, लेकिन नक्सली एक्टिविटी में ये हमेशा पुलिस के वाहन, अर्धसैनिक बलों के वाहन, इन सब को टारगेट करते हैं। या बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोग कहीं रैली में जा रहे हों या कहीं रैली होने वाली हो, वहाँ स्ट्राइक करते हैं। व्यक्तिगत रंजिश में इस तरह के ब्लास्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता सामान्य रूप से उस इलाके में भी। और जो ये नक्सलाइट्स, इसके अब तक जितने बड़े हमले हुए हैं पुलिस बल पर, अर्धसैनिक बल पर, और ज़्यादा बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो इतने परफेक्शन से हुए हैं कि आने जाने वाले वाहनों को ये आभास भी नहीं हुआ कि इसके नीचे कोई डिवाइस गाड़ी गई है, लगाई गई है। तार कभी नहीं दिखे और दूर से बैठकर उन्होंने तार को जोड़ा और एग्जैक्टली वहीं धमाका हुआ। बस या जो भी कैरियर वाहन था वो उलट गया और उसमें बैठे लोगों की जान चली गई। असलहे सब समेटते हैं नक्सली और वहाँ से भाग जाते हैं। इतना प्रिसीजन और परफेक्शन इस घटना में था कि बस पूछिए नहीं। कि इधर पंप के स्टार्टर को चलाया, हरे वाले पुश बटन पे जब दबाव डाला और जैसे ही वो ऐसा लगा कि अब स्टार्ट होगा, उंगली को हटाया, इसी बीच में पैरों के नीचे भीषण धमाका हो गया। यानी ऐसी जगह बम को फिट करना जहां पर आदमी को स्टार्टर का पुश बटन दबाने के लिए आना ही है, बिना वहां पहुंचे हुए वो पुश बटन को दबा नहीं सकता। और पुश बटन के दबते ही, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होते ही ब्लास्ट का हो जाना कि उस आदमी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। दूसरा पहलू इसका ये कि सुनील कुमार वैष्णव हर दिन 6:30 से 7 के बीच में अपने फार्म हाउस पर जाते थे और
पंप को चलाते थे हर दिन विदाउट फेल, कम से कम उसके पहले के 1 महीने। इसने कुमान कंबर ने इनके रूटीन को फॉलो किया और एकदम फूल प्रूफ प्लानिंग की। रात में 1 बजे देखा कि अंधेरा है, उसे भीतर जाते या बाहर निकलते कोई देख नहीं सकता। घर गया, घर से वो अपने देशी जुगाड़ की डिवाइस ले आया, सब्बल से उसका गड्ढा खोदा, उसे उसमें दबाया और दोनों तारों को वो जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद होता उनसे जोड़ दिया। इलेक्ट्रीशियन था, उसे कोई बहुत ज्ञान अलग से इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी कि वैष्णव ही आएगा, वही स्टार्टर दबाएगा, ब्लास्ट होगा और फिर मारा जाएगा। और प्लानिंग उसने ये की थी कि जब वैष्णव मारा जाएगा तो सब जगह यही हल्ला होगा कि नक्सलियों ने मारा। नक्सलियों ने क्यों मारा, पुलिस इसका एंगल तलाश करेगी और फिर इसका पता कभी नहीं चलेगा कि किसने मारा है। वो इतना कन्फर्म था, इतना उसे अपने आप पर विश्वास था कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे इस तरह की घटना के बाद जब सुनील वैष्णव मारा जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में एक कहावत भी है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऊपर वाला जिस पर मेहरबान हो, उसका आशीर्वाद हो, उसका प्रोटेक्शन हो, तो उसे कोई नहीं मार सकता इस तरह से, अलावा इसके कि ऊपर वाला ही नाराज हो। तो उस दिन उसके घर में मेहमान आए थे सुनील वैष्णव के। देर रात तक उनसे वो गप सड़ाका करता रहा और बहुत देर रात में वो सोया। सवेरे फ़ोन करके नौकर को बताया कि मैं थोड़ी देर से आऊँगा, तब तक तुम इसको स्टार्ट कर दो। और हुआ भी यही। ब्लास्ट के तुरंत बाद पुलिस उसी नक्सली एंगल पर जांच कर रही थी। अगर रात में ये सूचना ना आती कि फलां आदमी ने अपने हाथ में गुदना गुदवा रखा है कि वैष्णव परिवार मेरा जानी दुश्मन है, ये किसी को कहते हैं जिसे कि ये किसी के भान में नहीं था कि उसने ऐसा किया होगा। लेकिन लोगों का शक था कि इसको ज़रूर पता होगा या इसी की वजह से जिस किसी ने किया वो बिना इसकी कंसेंट के ऐसा नहीं किया होगा। फिर सूचना मिलती ही पूछताछ के लिए पुलिस उसको ले आई। पुलिस को वो गुमराह करता रहा, हर कदम पे गुमराह करता रहा, पुलिस के हर सवाल का जवाब देता रहा। और फिर पुलिस भी जब आजिज़ आ गई काफ़ी देर पूछताछ के बाद, तो उसने वही किया जो उसे करना था। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और फिर पूरी घटना का खुलासा हो गया। देखिए, अगर आपकी किसी से दुश्मनी है या अदावट है या मनमुटाव है, तो एक ही रूटीन को लंबे समय तक कभी फॉलो मत करिए। कभी अगर इस तरह की रंजिश या अदावट है आपकी, तो रास्ता बदलिए, टाइम बदलिए, हो सके तो जगह भी बदलिए, लेकिन रूटीन, एक कोई सेट रूटीन को फॉलो मत करिए, वरना इस तरह की घटना होने में समय नहीं लगेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।